वेलकम बैक टू कोडिंग फंडामेंटल्स। मेरा नाम त्रिलोक है और आज हम बात करने वाले हैं एरेज के बारे में। एरे इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट स्टैक, क्यू, सर्चिंग, सॉर्टिंग विद द हेल्प ऑफ एरेज ओनली। तो अगर आपको एरेज में थोड़ा डाउट है तो आपको इन टॉपिक्स को इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आई थॉट कि पहले एरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि किसी भी चीज को समझने से पहले आप उसकी रिक्वायरमेंट को समझो, क्योंकि जब तक आप उसकी रिक्वायरमेंट को नहीं समझोगे आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो एरे की क्या जरूरत है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर? क्या अगर एरे नहीं होगा तो हम क्या कोड नहीं कर पाएंगे? किस चीज को पूरा करने के लिए एरे इंप्लीमेंट किया गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर? तो आइए समझते हैं एरे की रिक्वायरमेंट को एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए आपको दो बच्चों के मार्क्स स्टोर करने हैं किसी प्रोग्राम के अंदर, तो आप क्या करोगे? कुछ ऐसा लिखोगे, इंटीजर ए बनाया, मार्क्स स्टोर किए, इंटीजर बी बनाया, दूसरे बच्चे के मार्क्स स्टोर कर दिए। अब दो बच्चों के मार्क्स आपने स्टोर कर दिए। अगर मैं कहता हूं आपको कि आपको 5 बच्चों के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो आप क्या करोगे? हाँ, ऐसा कर सकते हैं जैसा आप सोच रहे हो। चलिए, हमने 5 बच्चों के मार्क्स भी स्टोर कर लिए, बट अगर अब मैं आपको कहता हूं मुझे 50 बच्चों के मार्क्स स्टोर करने हैं, तब आप क्या करोगे? क्या आप 50 वेरिएबल्स बनाओगे इसी तरह से? हाँ, आप बना सकते हो, मगर क्या ये सही तरीका होगा? क्या ये गुड अप्रोच है? नहीं। तो अगर आपको सिमिलर डेटा टाइप्स एक यूनिट के अंदर बाइंड करना है तो उसके लिए एरे इज द बेस्ट सॉल्यूशन। अगर 50 बच्चों के मार्क्स को 50 अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करना इज नॉट फिजिबल। चलो 1% मान लेते हैं आप 50 वेरिएबल बना भी लेते हो, तो क्या 50 वेरिएबल्स को मैनेज करना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। उसकी मेंटेनेबिलिटी भी 0 हो जाएगी। आप उसको मैनेज करने में आपका बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। तो इस तरह की सॉल्यूशन, इस तरह की प्रॉब्लम के लिए ही एरे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर आपको बल्क में या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डेटा चाहिए तो आप अलग अलग वेरिएबल ना बनाओ, उस वेरिएबल के उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके आप उस वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। आपका वेरिएबल का नाम एक कॉमन रहेगा, बट उसके अंदर 50 ब्लॉक्स बना दिए जाएंगे। तो शायद आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि एरे हम कहां यूज कर सकते हैं। तो जब भी आपको बल्क में डेटा स्टोर करने की जरूरत हो और डेटा टाइप सेम हो, इंटीजर है तो इंटीजर ही स्टोर करना है, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर स्टोर करना है, अगर डेटा टाइप सेम हो तो वहां पे हम एरे को यूज कर सकते हैं, राइट? तो अब थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि बुक्स में क्या लिखा होता है, कैसे लिखा होता है, एंड देन उसको हम एनालाइज करते हैं, राइट? डेफिनेशन आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो ये जो डेफिनेशन है ये आपको इंटरनेट से, किसी बुक से या कहीं से भी मिल जाएगी, बट इस डेफिनेशन को थोड़ा समझते हैं कि ये डेफिनेशन कहना क्या चाह रही है। जो हमने अभी समझा उसके साथ इसको कोरिलेट करते हैं। ओके, एन एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे? इट्स अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। व्हाट डू यू मीन बाय द लीनियर? लीनियर मींस सीक्वेंशियल। अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हो, इसके अंदर कुछ इंसर्शन या डिलीशन कुछ भी परफॉर्म करना चाहते हो, डेटा को एक्सेस करना है, तो वो लीनियर में होगा। इट मींस अ सीक्वेंशियल मैनर में होगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, राइट? द सेकंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ सेम डेटा टाइप, राइट? इट्स अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप क्या है? पॉइंट क्या है? कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। जैसा मैंने बताया, अगर आपको इंटीजर स्टोर करना है तो आप सिर्फ इंटीजर ही स्टोर कर सकते हो। कैरेक्टर का एरे बनाओगे तो सिर्फ कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो। फ्लोट का एरे बनाओगे तो आप फ्लोट स्टोर कर सकते हो। तो it's a collection of similar data types, right? Then आगे पॉइंट क्या है? contiguous and adjacent memory location. contiguous and adjacent memory location, this is the another important point. ये क्या होता है? इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम में समझाता हूं कि contiguous memory location कैसे। उसके बाद क्या है? सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम 0। मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस
में जो एरे का इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। सो दिस इज दैट पॉइंट। सो इंडेक्स सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 to n-1। इसका मतलब अगर आप 10 का एरे बनाओगे तो उसका इंडेक्स कहां से होंगे 0 to 9। अगर आप 50 का एरे बनाओगे तो उसके इंडेक्स कहां से होंगे 0 to 49। n-1 साइज से एक कम, आपका जो लास्ट इंडेक्स होगा वो साइज से एक कम होगा। अब कंटिगुअस एडजेसेंट मेमोरी को समझते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। ये देखिए, ये स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया, ठीक। ये जो बीच वाला पोर्शन है ये मेरा डेटा है, ये मेरा मेमोरी एड्रेसेस है और दीज आर माय इंडेक्सेस। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे। किसी भी एरे का इंडेक्स कहां से स्टार्ट होगा, हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और n-1 पे खत्म होगा। जैसे कि इसमें क्या है 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स। इन दिस एरे वी हैव द 5 एलिमेंट्स। तो हमारा एरे का इंडेक्स क्या हुआ n-1। दिस इज द n-1th पोजीशन। 5 - 1 मतलब 4th। तो हमारा लास्ट इंडेक्स क्या हो गया 4th इंडेक्स हुआ। एडजेसेंट एंड कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन, जितने भी ब्लॉक्स की मेमोरी एलोकेशन है वो एक साथ एलोकेट हुए हैं। ये नहीं कि एक ब्लॉक यहां है, दूसरा ब्लॉक यहां पे एलोकेट हुआ, तीसरा ब्लॉक यहां एलोकेट हुआ, ऐसा नहीं है। एक एरे के तरह, इसीलिए इसको एरे कहा जाता है, मतलब कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन। एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी। एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस, दिस इज अ एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन। तो पहली मेमोरी लोकेशन क्या है, दिस इज assumptions। ये मेरी assumptions है कि पहली मेमोरी लोकेशन 100 होगी, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में मेमोरी लोकेशंस के जो एड्रेसेस होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं। तो मैंने अज्यूम किया कि मेरे पहले ब्लॉक जो मेरा 0th इंडेक्स है इसकी मेमोरी लोकेशन क्या है 100 है। तो यहाँ पे दूसरी मेमोरी लोकेशन क्या हुई 104। अब ये 104 ही क्यों लिया मैंने, इसके पीछे रीजन है कि 104 क्यों लिया। ये मेरा एरे है इंटीजर के टाइप का। अब इंटीजर एरे कितने बाइट्स ऑक्यूपाइड करता है, इंटीजर का एक एलिमेंट कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करता है आपकी मेमोरी के अंदर। जावा में ये 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है। अगर आप C++ की बात करें तो उसमें भी अगर 64 बिट कंपाइलर आप यूज कर रहे हैं तो 64 बिट कंपाइलर आपका 4 बाइट ऑक्यूपाई करेगा, बट अगर आपका 32 बिट कंपाइलर है तो 8 ऑक्यूपाइज 2 बाइट। फाइन। सो यहां पे पहली मेमोरी लोकेशन मेरी 100 है, दूसरी मेमोरी लोकेशन 100 प्लस 4 बाइट, जो उस डेटा टाइप का मेमोरी एलोकेशन है, जो वो डेटा टाइप कितनी मेमोरी ऑक्यूपाइड करता है मेमोरी के अंदर, प्लस उतना करेंगे। तो एक एलिमेंट मेरा 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है, तो नेक्स्ट इंडेक्स मेरा नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन क्या होगी 104। 104 प्लस 4 बाइट, देन 108, 108 प्लस 4 बाइट 112 एंड 116। इसी तरह से आपका मेमोरी लोकेशन कॉन्टिगुअस वे में चलता रहता है। इंडेक्सेस हमेशा 0 1 2 एक एक का इंक्रीमेंट होगा। इंडेक्सेस हमारा क्या होगा एक एक का इंक्रीमेंट होगा, बट मेमोरी लोकेशंस में आपकी जो इंक्रीमेंट होगा वो होता है आपके डेटा टाइप पे डिपेंड करता है। अगर आपका डेटा टाइप इंटीजर है तो 4 बाइट का हो सकता है, ठीक है। कैरेक्टर है तो 2 बाइट का होगा, ठीक। डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा डेटा टाइप का एरे बना रखा है उस पर। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन मतलब कि एक साथ मेमोरी लोकेशन हुआ है, अलग अलग ब्लॉक्स क्रिएट नहीं हुए हैं मेमोरी के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको एरे का बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, बट अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो सारे डाउट क्लियर करे जाए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरे के इंसर्शन और उसमें ट्रैवर्सिंग के बारे में। थैंक यू सो मच।